गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविल स्कूल अरुआ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। गत वीडियो में हमने अध्ययन किया था अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण 3 उदाहरण हमने यहां पर पढ़े थे। एक था सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन 3 उदाहरणों के अलावा हमने अध्ययन किया था गोलीय लेंस, जिसमें लेंस किसे कहते हैं, लेंस के 2 प्रकार, उत्तल और अवतल लेंस। उत्तल और अवतल लेंस को भी अन्य 3 भागों में बांटा गया था, उनको हमने पढ़ा था। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है इस पाठ का, वो आता है लेंस की ज्यामिति। लेंस की ज्यामिति। आज हम लेंस की ज्यामिति का यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें लेंस से संबंधित हम 7 परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। 7 डेफिनेशन हम यहां पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहली परिभाषा आती है यहां पर वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा हम यहां पर पढ़ते हैं। देखिए, लेंस जो होते हैं, अर्थात लेंस के जो वक्र पृष्ठ होते हैं, उन्हें खोखले गोलों से काट करके बनाया जाता है और एक लेंस के निर्माण 2 खोखले गोलों से किया जाता है। देखिए, यहां पर चित्र में मैंने आपके लिए बना रखा है। एक गोला यह है आपका इधर वाला लेफ्ट, और एक है राइट वाला। दोनों को काट करके अपन ने एक उत्तल लेंस का निर्माण कर रखा है। ये देखिए आप। तो परिभाषा किस प्रकार से देते हैं कि गोलीय लेंस को या गोलीय लेंस के वक्र पृष्ठों को जिन खोखले गोलों का कटा हुआ भाग मानते हैं। दोबारा से देखें, गोलीय लेंस कौन सा लेंस है? गोलीय लेंस। गोलीय लेंस का कौन सा भाग है? उत्तल लेंस। तो गोलीय लेंस के वक्र पृष्ठों को जिन खोखले गोलों का कटा हुआ भाग मानते हैं, उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। यहां पर वक्रता केंद्र को C1 व C2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहले गोले के केंद्र को C1 और दूसरे गोले के केंद्र को C2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बार पुनः देखें वक्रता केंद्र। गोलीय लेंस के वक्र पृष्ठों को जिन खोखले गोलों का कटा हुआ भाग मानते हैं, उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इन्हें क्रमशः C1 और C2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या परिभाषा उसी प्रकार से देंगे जैसे हमने वक्रता केंद्र की दी थी। खोखले गोलों को जिन गोलों का कटा हुआ भाग मानते हैं, गोलीय लेंस को जिन खोखले गोलों का कटा हुआ भाग मानते हैं, उन गोलों की त्रिज्या, यह आपकी त्रिज्या है R, उन गोलों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। एक बार पुनः देखें, गोलीय लेंस को जिन गोलों का कटा हुआ भाग मानते हैं, उन गोलों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। गोलीय लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या को R1 और R2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वक्रता केंद्र को C1 C2 के द्वारा, वक्रता त्रिज्या को R1 और R2 के द्वारा हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट बात आती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? देखिए, ये वक्रता केंद्र C1 है और ये आपका वक्रता केंद्र C2 है। डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे? देखिए, वक्रता केंद्र
C1 और वक्रता केंद्र C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहलाती है। दोबारा सुने, दोनों वक्रता केंद्रों को या फिर कहें कि वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगली आती है प्रकाशिक केंद्र। देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। दर्पण में अपन ने अध्ययन किया था ध्रुव का, और ध्रुव को अपन वहां पर O के द्वारा व्यक्त कर रहे थे। बात यहां पर यह आती है कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। मान लीजिए ये आपका लेंस है, गोलीय लेंस है, उत्तल लेंस। ये इस गोलीय लेंस का मुख्य अक्ष है। तो देखिए मुख्य अक्ष पर, गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े ही अपवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दोबारा सुने, गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है या सीधे ही अपवर्तित हो जाती है, उसे हम कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र, और इसे हम O के द्वारा व्यक्त करते हैं। कहां पाया जाता है ये बिंदु? ये लेंस के मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु पर पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। एक बार दोबारा से देख लें, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट आती है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की परिभाषा किस प्रकार से देंगे? देखिए मुख्य फोकस की परिभाषा यहां पर लेंस के लिए उसी प्रकार से देते हैं जिस प्रकार से हमने दर्पण की दी थी, लेकिन थोड़ा सा यहां पर अंतर होता है लेंस और इसमें, क्योंकि वहां पर अवतल दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण कहते थे और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते थे, लेकिन यहां पर उल्टा सिस्टम होता है, क्योंकि उत्तल लेंस को यहां पर अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को यहां पर अपसारी लेंस कहा जाता है। देखिए ये आपका उत्तल लेंस है, ये इसके समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं चल करके, ये इसका मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं। जब ये इस लेंस से गुजरती हैं तो गुजरने के पश्चात ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के फोकस पर जाकर के केंद्रित हो जाती हैं इस तरीके से। इस तरीके से जहां पर जाकर मिलती हैं फोकस से प्राप्त होता है। जबकि अवतल लेंस में इसकी विपरीत पोजीशन होती है, इस तरीके से। यह आपका अवतल लेंस है, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, यह प्रकाश की किरण जा रही है, इस पर आपतित हो रही है, यह भी आपतित हो रही है, यह प्रकाश की किरण देखिए आप। तो ये जो आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें हैं, परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में अपसारित हो जाती हैं इस तरीके से। जब इनको इस तरीके से डॉट लाइन के द्वारा पीछे को बढ़ाया जाता है तो ये मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस स्थान पर जाकर के मिलती हैं वहां पर फोकस एफ बनता है। प्रश्न यह आता है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो देखिए परिभाषा दें अपन की कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए अवतल लेंस मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह गोलीय लेंस का फोकस कहलाता है। दोबारा सुन लें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात गोलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, वह गोलीय लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यहां पर फोकस दो होते हैं, एक होता है F1 और एक होता है F2। एक होता है F1 और एक होता है F2। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कहां जाकर के मिलती हैं? फोकस F पर जाकर के मिलती हैं। उत्तल लेंस में ये किरणें मुख्य अक्ष पर जाकर के स्वतः ही मिलती हैं, वास्तविक रूप से मिलती हैं, जबकि अवतल लेंस पर इन किरणें जो होती हैं आभासी रूप से, अर्थात ये किरणें मुख्य अक्ष पर मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी सीधी सी परिभाषा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस F, फोकस तक के मुख्य अक्ष के फोकस जो होता है वहां तक की जो बीच की दूरी होती है वो उसकी फोकस दूरी कहलाती है। दोबारा देख लें। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एक आता है आपका फोकस तल दूरी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल, दोबारा सुने, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर के गुजरता है उसे हम फोकस तल दूरी कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस दूरी से होकर के गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस तल दूरी कहते हैं। समझता हूं कि शायद आपके यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं चैप्टर का और अगला पॉइंट आता है गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम सेम उसी प्रकार से हैं जैसे कि अपन ने दर्पण में अध्ययन किया था। थोड़ा सा चेंजेस आता है, मैं ले रहा हूं यहां पर गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। तो देखिए यहां पर भी 3 नियम आते हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन के। गोलीय लेंस से अपवर्तन के 3 नियम यहां पर आते हैं। पहला नियम यह है, देखिए मैं आपको चित्र बना रहा हूं इसका पहले नियम का, वैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। देखिए यह आपका गोलीय लेंस है, उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात, गोलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस F पर जाकर के मिलती हैं या फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यह गोलीय लेंस से अपवर्तन का पहला नियम आता है। दोबारा देखें, पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम आता है समांतर किरणों का। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात, गोलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस F पर जाकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यदि उत्तल लेंस है तो जाकर के मिलती हैं, यदि अवतल लेंस है तो जाकर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यही गोलीय लेंस से अपवर्तन का प्रथम नियम है, पहला नियम है। दूसरा देखें, दूसरा नियम आता है कि फोकस F से गुजरकर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के फोकस F से गुजरकर जाने वाली किरणें गोलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये गोलीय लेंस से अपवर्तन हो रहा है, गोलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जब
मुख्य अक्ष के फोकस एफ से गुजरकर जाने वाली किरणें उत्तल लेंस पर जाकर के गिरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। साथ ही यदि प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर जाकर के आपतित होती हैं या जब अवतल लेंस पर प्रकाश की किरणें फोकस एफ की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात यह अवतल लेंस उन किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित कर देता है। दोबारा देखें, दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, एक उत्तल लेंस की है, एक अवतल लेंस की है। जब मुख्य अक्ष के फोकस एफ से गुजरकर जाने वाली किरणें अवतल लेंस पर जाकर के आपतित होती हैं, जब मुख्य अक्ष के फोकस एफ से गुजरकर जाने वाली किरणें उत्तल लेंस पर जाकर के आपतित होती हैं तो उत्तल लेंस इन किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित कर देता है। अर्थात फोकस एफ से गुजरने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। सीधी सी बात हम पढ़े अपन। दूसरी बात आती है अवतल लेंस की। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के फोकस एफ की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम आता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, ये देखिए लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये अवतल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। अवतल लेंस के और उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह किरण बिना मुड़े हुए सीधे ही निकल जाती है। दोबारा सुन लें, प्रकाश किरण जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो किरण सीधे के सीधे ही निकल जाती है। एक बार दोबारा देखिए तीनों नियमों को। पहला नियम आता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस एफ पर जाकर मिलती हैं या फिर मिलती ही प्रतीत होती हैं। अगर उत्तल लेंस है तो एफ पर जाकर मिलती हैं और यदि अवतल लेंस है तो फोकस एफ पर मिलती ही प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम, मुख्य अक्ष के फोकस एफ से गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जबकि अवतल लेंस के फोकस एफ की ओर आती हुई किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा नियम यहां पर आता है कि प्रकाशिक किरण जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर के गुजरती हैं तो उनका अपवर्तन के पश्चात किसी दिशा में नहीं मुड़ती हैं, बल्कि वो उस प्रकाशिक केंद्र से सीधे ही निकल जाती हैं। अर्थात इन किरणों की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये थे आपके गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। गोलीय लेंस के अपवर्तन के पश्चात मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं इस पाठ का, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र देखिए, दर्पण में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। वो 3 कौन कौन सी बातें थी? एक थी नंबर 1 बिंब दूरी, दूसरी थी प्रतिबिंब दूरी और तीसरी थी फोकस दूरी। फोकस दूरी, बिंब दूरी को हमने वहां पर व्यक्त किया था U से, प्रतिबिंब दूरी को व्यक्त किया था V से और फोकस दूरी को व्यक्त किया था स्मॉल f से। वही 3 चीजें यहां पर हैं, बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V, फोकस दूरी F।
बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य एक संबंध पाया जाता है। बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के मध्य एक संबंध पाया जाता है। उस संबंध को हम लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। दोबारा सुने, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य जो संबंध पाया जाता है उस संबंध को हम कहते हैं लेंस सूत्र। अर्थात लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये आपका लेंस सूत्र है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u। अब बात यहां पर यह आती है कि कार्तीय चिन्ह परपाटी का अनुसार यहां पर कौन सी चीजें ऋणात्मक होती हैं और कौन सी चीजें धनात्मक होती हैं। क्योंकि चाहे लेंस सूत्र हो चाहे दर्पण सूत्र हो, हमारे लिए इन चीजों का उपयोग करने से पहले v का, u का और f का कार्तीय चिन्ह परपाटी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और पूर्व में हम आपके लिए कार्तीय चिन्ह परपाटी का अध्ययन करा चुके हैं पिछली वीडियो में। देखिए कहां पर f, v और u कौन सा ऋणात्मक होगा और कौन सा धनात्मक होगा। देखिए कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार चाहे तो उत्तल लेंस हो और या हो अवतल लेंस। देखिए बिंब को हमेशा, बिंब जो होता है उसको हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कार्तीय चिन्ह परपाटी यह कहती है कि बिंब या वस्तु हमेशा दर्पण के या लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। इसलिए दोनों ही लेंसों की कंडीशन में u का मान हमेशा कैसा आता है? ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है। कोई सा भी लेंस हो, दोनों के लिए u का मान किस में आता है? माइनस में आता है। शेष अवतल लेंस के लिए मान किस में आते हैं? माइनस में आते हैं v और u के, जबकि उत्तल लेंस के लिए मान किस में आते हैं? प्लस में आते हैं, सॉरी f। उत्तल लेंस के लिए u बराबर माइनस में आता है, शेष दोनों दूरियां प्लस में आती हैं, जबकि अवतल लेंस के लिए u, v, f सारी दूरी किस में आती हैं? ऋणात्मक मान आता है। यह था आपका लेंस सूत्र। लेंस सूत्र के बाद जो अगली बात आती है पाठ में, वो आती है आवर्धनता, मैग्निफिकेशन। देखिए आवर्धनता क्या है? मैग्निफिकेशन, आवर्धनता। देखिए आवर्धनता को m के द्वारा व्यक्त करते हैं। बिंब के किसी भी लेंस के द्वारा, परिभाषा देते हैं आवर्धनता की कि किसी भी लेंस के द्वारा, किसी भी लेंस के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता कहते हैं। दोबारा सुने, किसी भी लेंस के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं या आवर्धनता कहलाती है। कोई भी लेंस किसी बिंब के द्वारा प्राप्त जो किरणें होती हैं उन किरणों के द्वारा उस बिंब का कितना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या कितना छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो उस लेंस की क्या कहलाएगी? आवर्धनता कहलाती है। आवर्धनता को या लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h डैश h के रूप में निरूपित किया जाता है। अर्थात सूत्र होता है m बराबर h डैश अपॉन h। यहां पर m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। सूत्र होगा m बराबर h डैश अपॉन h। बिंब की ऊंचाई जो होती है ऋणात्मक ली जाती है, अभी मैंने आपके लिए बताया था, क्योंकि बिंब को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। बिंब की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा कैसे ली जाती है? धनात्मक ली जाती है, सॉरी। बिंब की ऊंचाई हमेशा कैसे ली जाती है?
धनात्मक ली जाती है। बिंब की ऊंचाई हमेशा कैसी ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। क्यों? क्योंकि बिंब को हमेशा कहां रखते हैं? मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, अर्थात मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, तो वो दूरी कैसी होती है? फिर ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। बिंब की ऊंचाई हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो बात कर रहे थे अपन आवर्धनता की। तो किसी भी लेंस के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है। आवर्धनता होती है m बराबर h डैश अपॉन h, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अब जो आवर्धन जो होता है, इस आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी और बिंब की दूरी के रूप में भी निरूपित करते हैं। आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u के द्वारा भी निरूपित करते हैं, या इसके अनुपात में भी दर्शाते हैं। इसलिए सूत्र हो जाता है इसका m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। अब वास्तविक और जो उल्टे होते हैं प्रतिबिंब, उनकी आवर्धनता हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। वास्तविक और जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, उनकी आवर्धनता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि आभासी और सीधे जो प्रतिबिंब होते हैं, उनकी आवर्धनता कैसी आती है? धनात्मक आती है। ध्यान रखें, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब की आवर्धनता कैसी होती है? ऋणात्मक। जबकि आभासी और सीधे की आवर्धनता कैसी होती है? धनात्मक होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।